कहते हैं जब नीयत साफ हो और संकल्प मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियां भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं बॉस। एक समय के बाद वो आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाती है और भारत के लिए भी जो परिस्थितियां कुछ दिनों पहले तक विपरीत दिख रही थी अब वो बहुत तेजी से बदल रही। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे अब उनके सुर बदल गए। पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने वालों में सबसे पहले ट्रंप थे। यही नहीं, ट्रंप के दूत ब्रेंडन लिंच दिल्ली पहुंच गए ताकि भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बात तेजी से आगे बढ़े। और अब तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी कह दिया है कि नवंबर तक इंतजार करिए, अमेरिका की तरफ से लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ भी खत्म होगा और जो मेन टैरिफ है वो भी घटेगा। खबर तो यह है कि यही है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम मोदी की उस नीति को समझना है जिसने धीरे धीरे सब कुछ ट्रैक पर ला दिया। अब एक और मामला है इस्लामिक नेटो फोर्स का। यह क्या है, इससे क्यों भारत को सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो वाले प्रस्ताव को इस्लामिक देशों के संगठन ने भले खारिज कर दिया हो, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डील हो गई है। तो आज इन सारे मुद्दों पर बात करूंगा। एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत इस रिपोर्ट से। जब दुनिया की राजनीति ग्लोबल इकोनॉमी पर असर डाल रही है, जब ट्रंप नीति ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है, जब रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनावों ने दुनिया में शांति की संभावनाओं को गहरे अंधेरे में रखा है, जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रक्षा समझौते को इस्लामिक नेटो फोर्स की बनती हुई तस्वीर माना जा रहा है, तब शांति की, स्थिरता की और आर्थिक सुरक्षा की एक बड़ी उम्मीद नए भारत की ओर है, दुनिया के मित्र पीएम मोदी की। दुनिया के देश भारत के साथ पार्टनरशिप करने को बेताब है। जियोपॉलिटिकल बदलाव में भारत की अहम भूमिका को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कमेंट्री चल रही है। ट्रंप के बदले हुए सुर के बीच भारत अमेरिका की अटकी हुई ट्रेड डील के करीब करीब फाइनल स्टेज में पहुंचने की खबरें हैं। तो क्या भारत यूएस संबंधों में मोदी नीति सफल रही? ट्रंप को अपने रॉन्ग टर्न का एहसास हो गया। मोदी नीति ने कैसे जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया? ट्रंप बदल गए या जमीनी सच्चाई ने ट्रंप को बदलने को मजबूर कर दिया? क्या भारत अमेरिका के बीच का राहु काल कट गया? करीब एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में ट्रंप टैरिफ से आए भूचाल के बीच अचानक भारत के लिए टफ हुए ट्रंप सॉफ्ट हो गए? एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। यही आर्थिक रफ्तार नए भारत का रिपोर्ट कार्ड है। पीएम मोदी का भारतीयों से कमिटमेंट है कि राष्ट्र हित से समझौता कभी नहीं होगा, न सीमा पर न ही आर्थिक मोर्चे पर। तो क्या पीएम मोदी के इसी रुख ने ट्रंप को एक और यू टर्न मारने को मजबूर कर दिया? ट्रंप इतने बेचैन हो गए कि अपने ट्रेड प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच को आनन फानन में उन्हें दिल्ली भेजना पड़ा ताकि भारत अमेरिका के बीच रुकी ट्रेड डील आगे बढ़ सके। अब तक दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। छठे दौर की बैठक 25 से 29 अगस्त को होनी थी, लेकिन अमेरिकी मनमानी की वजह से भारत ने इसे टाल दिया था। सिर्फ कुछ महीनों या कहें कि कुछ हफ्तों में ही भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि हालात कितने भी जटिल हों, लेकिन न तो उसकी नीति बदलेगी, न ईमानदार नियत, न इरादे बदलेंगे और न ही तय लक्ष्य। सुरक्षा से लेकर आर्थिक मोर्चे तक पर मोदी का भारत अपनी शर्तों पर चलेगा, न धौंस सहेगा न झुकेगा, अपना फैसला लेगा और आगे बढ़ेगा। दुनिया में किसी ने भी ऐसा सोचा था कि यूरोपीय यूनियन भारत से ट्रेड डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की बात को इग्नोर कर देगा क्या? चीन भारत के साथ
स्थिति को सामान्य करने और भारत पर लगे अन्याय से भरे ट्रंप के टैरिफ का खुलकर विरोध कर देगा क्या? क्या किसी ने कल्पना की थी कि जिस लहजे में, जिस अंदाज में अमेरिकी ट्रंप कुछ महीने पहले तक भारत को धमका रहे थे, उनके तेवर एकदम से इतने ढीले पड़ जाएंगे? आखिर ऐसा क्या हो गया? अमेरिका और पश्चिमी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे वजह है मोदी की वो नीति जो स्वतंत्र है, जो भारत की शक्ति और भारतीयों के सामर्थ्य पर कसी हुई है। ट्रंप के तमाम दबाव और 50% टैरिफ थोपने के बाद भी भारत का क्या बिगड़ा? देश की इकोनॉमिक रफ्तार बम रही 8% के करीब। ये कोई मामूली बात तो है नहीं। इसके पीछे मोदी की वो कूटनीति रही जिसने दुनिया के देशों को भारत पर भरोसे को और ज्यादा मजबूत कर दिया। ट्रंप बाकी देशों से कहते रहे, यूरोप से कहते रहे कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दो, लेकिन सबने ठेंगा दिखा दिया। इसे कहते हैं नए भारत की ताकत। चाहे रूस से मित्रता की बात हो या चीन से संबंध सामान्य करने की नीति हो, दोनों ही फ्रंट पर मोदी अडिग रहे और अमेरिका के दबाव में नहीं है। 37 बार ट्रंप ने दुनिया में मुनादी की कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। दुनिया ने नहीं माना। दुनिया ने धैर्य धारण किए, मोदी पर भरोसा किया। तिलमिलाए ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पर लादा। दुनिया ने कहा यह अन्याय है। चीन तक ने इसका विरोध किया। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए मुनीर को दावत उड़वा दी। मुनीर ने अमेरिका से न्यूक्लियर धमकी दी। अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस पर भी ट्रंप को कोसा, कहा यह ट्रंप की ऐतिहासिक भूल है। मतलब ये समझिए कि भारत को लेकर ट्रंप अपनी नीति और फैसलों पर देश के भीतर ही बुरी तरह घिरने शुरू हो चुके थे। हाल ये है कि ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई भी करने वाला है। तो क्या ये भी एक वजह है कि कसी कानूनी चूड़ी की वजह से भी ट्रंप के रुख में लचीलापन आया? जो भी हो, पर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने बड़ा दावा किया है कि ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका और भारत के बीच पैदा हुए विवाद का समाधान अगले 8 से 10 सप्ताह में निकल सकता है। अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाले अतिरिक्त पीनल टैरिफ नवंबर तक हटा सकता है। अमेरिका की तरफ से लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ भी 25% से घटकर 10 से 15% के बीच आ सकता है। ट्रेड हो या टैरिफ, दोस्त हो या दुश्मन, भारत की नीति और नीयत दुनिया के सामने है। बीते 11 सालों में यही नीति मोदी डॉक्ट्रिन बन चुकी है। जो जिस भाषा में बात करेगा उसे उसी भाषा और तेवर में जवाब मिलेगा। मोदी डॉक्ट्रिन का बस एक सूत्र है, देश के स्वाभिमान से समझौता किसी कीमत पर नहीं होगा। मोदी के इसी नीट एंड क्लीन डॉक्ट्रिन की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में है। नए भारत का यही मिजाज कईयों को खटकता है। नए भारत का लक्ष्य साफ है। पहला, अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, और दूसरा 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़ा होना। इसके लिए जो सबसे अहम कदम है वो है कारोबार और आत्मनिर्भरता का, यानी विदेशी सामानों पर देश की निर्भरता कम करना और नए देशों और बाजारों तक भारतीय प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना। मौजूदा दौर में भारत का रुख बहुत कैलकुलेटिव है, क्योंकि बदलती जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चुनौती अपने कारोबार को बढ़ाने, अर्थव्यवस्था की रफ्तार को मेंटेन रखने और कूटनीतिक रिश्तों को और बेहतर करने की है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने एक्सपोर्ट को करीब 67% बढ़ाया है। मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे देशों से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो वहीं अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ओमान, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसे देशों से ट्रेड पर बातचीत अच्छी दिशा में है।
हमारे दोनों देश के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं इस बार जिसमें हम विशेष ध्यान देंगे व्यापार बढ़ाने का। एक है टेक्सटाइल का क्षेत्र, टेक्सटाइल, होम डेकोर, जो पूरी चेन है। एक है मत्स्य का क्षेत्र, फिशरीज। एक लेदर एंड लेदर गुड्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स। टेक्सटाइल्स, लेदर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जिन पर 50% ट्रंप टैरिफ के बाद सबसे ज्यादा असर पड़ने की बात कही जा रही थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि यूएई में इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार को बढ़ाकर पीएम मोदी की नीति ट्रंप टैरिफ को काउंटर करने की है। तो क्या मोदी के इसी प्लान ने ट्रंप को बेचैन कर दिया? बीते कुछ ही हफ्तों में तेजी से बदलते घटनाक्रमों ने ये बात साफ कर दी कि मोदी नीति क्यों हर मोर्चे पर दमदार रही है। मोदी की रक्षा नीति क्रिस्टल क्लियर है कि भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। अगर आतंकी हमला होगा तो आतंकी आउटफिट पर वो जमकर प्रहार करेगा और राष्ट्र रक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। तो वहीं कूटनीति का सूत्र है स्वतंत्र विदेश नीति, विश्व बंधुत्व का संदेश और परस्पर हित और समृद्धि। मोदी की अर्थनीति भी दुनिया के सामने स्पष्ट है, जिसके 3 सूत्र हैं। किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत और आयात पर निर्भरता कम करना। 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। तो क्या ऐसे ही लक्ष्यों ने दुनिया को नए भारत के मन और मिजाज से रूबरू कराया है? पारंपरिक कारोबार के अलावा मोदी का विजन है नई दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिमांड के लिए भारत को तैयार करने का। इसमें सबसे अहम है सेमीकंडक्टर यानी चिप क्रांति। भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर तैयार करके ये जता दिया है कि आने वाले समय में दुनिया में वो एक दमदार चिप प्लेयर के रूप में काबिज होने वाला है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। भारत का यही विजन मौजूदा चुनौतियों से पार नए भारत के लिए रास्ता तैयार करता है। भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का आकार 2024-25 में करीब 54.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच अनुमानित है। अलग अलग स्रोतों के अनुसार यह आंकड़ा 2023 में 38 अरब डॉलर था और 2030 तक इसके 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। चाहे कूटनीति हो, रक्षा नीति हो या अर्थनीति, मोदी का विजन क्लियर है। हर चुनौती को पार करना, नए भारत को 2047 के विकसित भारत के ट्रैक पर लगातार बनाए रखना। और ये बात हिंदुस्तान नहीं बल्कि अब दुनिया कह रही है। एक चुनौती और है जो हाल फिलहाल खड़ी हुई है। अब बात उसकी करूंगा क्योंकि इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इजरायल ने कतर पर हमला किया तो पाकिस्तान को मौका मिल गया मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड फेंकने का। दोहा में हुए ओआईसी के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान ने नेटो की तर्ज पर इस्लामिक नेटो बनाने की पेशकश कर डाली।
हालांकि बाकी मुस्लिम देश तो पाकिस्तान की फितरत जानते हैं, तो उन्होंने इस पेशकश को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दी नहीं। लेकिन लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के झांसे में आ गया। उसने पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत किसी एक पर कोई भी हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अब आप समझिए जरा पाकिस्तान के इस खेल को। दरअसल इजरायल का डर दिखाकर उसने एक तरह से अपनी सुरक्षा का इंतजाम इस डील में किया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने उसे पीटा है, उसके बाद से पाकिस्तान सदमे में। चीन तुर्की की मदद के बावजूद पाकिस्तान का क्या हाल भारतीय सेना ने किया, यह दुनिया जानती है। कहा यह जा रहा है कि इसी डर के चलते पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील की है। सऊदी अरब से भारत के भी गहरे संबंध हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करेगा क्या? फौरी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रियाद में हुई डिफेंस डील भारत के लिए चुनौती बनती दिखती है। दोनों की तरफ से जो साझा बयान जारी हुए हैं, उसके मुताबिक किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। डील के दस्तावेज अभी सार्वजनिक नहीं है कि क्या शर्तें हैं, यह भी साफ नहीं है। यही वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस डील पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उसने साफ कहा है कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की रिपोर्ट देखी है। सरकार को इस बात की जानकारी थी कि यह घटनाक्रम, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक समझौते को औपचारिक रूप देता है, विचाराधीन था। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी ये डील कोई अचानक नहीं हो गई। भारत को इस डील से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में पहले से जानकारी थी। ये कोई नई बात नहीं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज को भारतीय फौजों ने पीटा, सऊदी अरब के साथ करार करके शहबाज पाकिस्तानियों को भारत से सुरक्षा की गारंटी देना चाहते, बदले में सऊदी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला चूरन बेचकर। यही वजह है कि खुद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान सऊदी अरब की इस डील को लेकर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसी दलीलों के पीछे ठोस वजह भी है। दरअसल कूटनीति में असल मुद्दा होता है परस्पर हित और कारोबार। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वास्तव में ये डील मिडिल ईस्ट को लेकर है, भारत के संदर्भ में नहीं। इसकी ठोस वजह है भारत के साथ सऊदी अरब की मजबूत साझेदारी और मित्रता। सऊदी अरब भारत के साथ मजबूत इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज रखता है। 2023-24 में भारत सऊदी के बीच द्विपक्षीय ट्रेड $43 बिलियन तक पहुंचा। भारत सऊदी अरब से 18% क्रूड ऑयल आयात करता है। भारत के लिए रूस के बाद सऊदी अरब दूसरा बड़ा तेल निर्यातक देश है। लिहाजा सऊदी अरब भारत के साथ संबंध खराब करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सीधी सी बात है, ऐसी डील से न तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 रुकने वाला है और न ही आतंकवाद और उसके आका के खिलाफ भारत का संकल्प बदलने वाला है। नए भारत की मजबूती वैसी की वैसी ही रहने वाली है। भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया, भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। भारत के मजबूत होने का सीधा मतलब है ग्लोबल साउथ की आवाज का मजबूत होना। ये ग्लोबल साउथ के लीडर्स भी मानते हैं। बीते 11 सालों में कई बार पीएम मोदी ग्लोबल साउथ को लेकर सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड को अपना नजरिया बदलने की बात कहते रहे। इसके अलावा भी पीएम मोदी की मैत्री नीति ने कई देशों के साथ भारत के रिश्ते पर असर डाला है।
इसमें अरब देशों से लेकर यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। मोदी नीति ने हाल के सालों में इन देशों के साथ भारत के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया है। इंडो पैसिफिक में चाहे सप्लाई चेन की बात हो या सामरिक महत्व की, दोनों में ही भारत एक महत्वपूर्ण किरदार है। यही वजह है कि जब से भारत के साथ ट्रंप ने तलखी बढ़ाई, तब से ही अमेरिकी एक्सपर्ट उनकी तीखी आलोचना करते रहे, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक में अमेरिका का एक भरोसेमंद पार्टनर रहा है। और अब लगता है कि ट्रंप को ये बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल वही है कि क्या भारत अभी भी ट्रंप पर भरोसा कर सकता है, और पीएम मोदी ने क्या कोई प्लान बी भी तैयार कर रखा है? ये वो परसेप्शन है जो ब्रांड मोदी को लेकर दुनिया का है। कोविड के मुश्किल दौर से लेकर शांति की प्रतिबद्धता तक मोदी ने वन अर्थ वन फैमिली के अपने जियोपॉलिटिकल दर्शन को मजबूत किया है। दुनिया का मित्र बनकर मोदी के नेतृत्व में भारत हमेशा खड़ा रहा है। तो एक तरफ भरोसेमंद मोदी हैं, तो दूसरी तरफ अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप। सवाल यह है कि क्या बदले हुए ट्रंप के सुरों की गारंटी लंबी चलने वाली है? अब देखिए कि ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए सालाना फीस को बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख भारतीय रुपए कर दिया है। इसके बाद से अमेरिकी टेक दिग्गजों में हड़कंप मचा है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक करीब 70% H-1B वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता है। हालांकि भारतीय आईटी कंपनियां पहले ही H-1B यूज को 20 से 30% कम कर चुकी हैं। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम अमेरिका को मुश्किल में डाल सकते, क्योंकि भारतीय प्रोफेशनल दुनिया भर में बेहतरीन माने जाते हैं। ट्रंप अफलातून फैसले कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी नीति फिलहाल ट्रंप के बदले हुए सुर के बावजूद अपनी गति से एक्टिव है। भारत मिशन मोड में अब अमेरिका से इतर नए बाजार तैयार कर रहा है। किसी भी सूरत में मोदी अपने मिशन 2047 से डिगने वाले नहीं। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब नेक्स्ट चैप्टर। क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है? क्या बहुत जल्द पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी सर्जरी होगी? पिछले कुछ घंटे से देश में इन सवालों पर डिबेट्स चल रही है। यह चर्चा हो रही है कि अगले कुछ दिनों में क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने ही वाला है। दरअसल पाकिस्तान को लेकर भारत के सीडीएस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना गया। एक्स्ट्रा क्लास के इस चैप्टर में आज हम सीडीएस अनिल चौहान के इस बयान का चैप्टर तो खोल ही रहे हैं, साथ ही डिटेल रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और भारतीय सेना पाकिस्तान को एक बिग सरप्राइज देने के लिए तैयार है। बुलंदी का मुकाबला करती चोटियां, धरती की गहराई नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, देवदार के दरख्त और घाटी में बहता नीलम दरिया, कायनात की खूबसूरती को समेटे ये है पीओके। हिंदुस्तान के मस्तक कश्मीर का वही हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने 7.5 दशक से ज्यादा वक्त से कब्जा किया हुआ है। लेकिन कुदरत की 1000 नेमतों वाले पीओके को पाकिस्तान ने जन्नत से जहन्नुम बना दिया। इन्हीं घने जंगलों से लेकर गहरी घाटियों तक पाकिस्तान आतंक की नस्लें तैयार करता रहा। और फिर एक तारीख आई, 7 मई 2025। यही तारीख थी जब पाकिस्तान के पापियों के सिर पर बारूद बरसा था, भयंकर तरीके से बरसा। हिंदुस्तान की मिसाइलों के गरज से जिन्ना के मुल्क का कलेजा कांप उठा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कब्जे वाले कश्मीर से लेकर लाहौर, बहावलपुर और मुरीदके में हर उस ठिकाने को तबाह कर दिया गया जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर के सपोले तैयार होते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर इतना बारूद बरसा था जिसकी राख जिन्ना का मुल्क अब तक समेट रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में जी रहा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान पर फिर से बारूद बरसने वाला है।
There would be a number of lessons for the Army, Navy and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there is more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it much better than what we did this time. सीडीएस जनरल अनिल चौहान झारखंड में थे, रांची में ईस्ट टैक सेमिनार में बोल रहे थे, लेकिन मैसेज पाकिस्तान के लिए था, जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बावजूद भी नहीं सुधरा है। जिन्ना के आतंकी मुल्क की नई साजिश को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकाने बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। दोनों आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके को नया अड्डा बनाया और पाकिस्तान की हुकूमत इस काम में आतंकियों की पूरी मदद कर रही है। पाकिस्तान के आतंक वाले नए पाप की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के पास इन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा इलाके में नए आतंकी ठिकाने साफ नजर आ रहे हैं। शहबाज की हुकूमत और रावलपिंडी के फर्जी जनरलों की मदद से हाफिज और मसूद के जहरीले अजगर अब नया ठिकाना बना रहे हैं। नई इमारतें बनाई जा रही हैं, जिसमें आतंकियों के ठहरने और ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाएगा। बात इतनी भर नहीं है, खबर यह भी है कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मानसहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह में एक भर्ती रैली हुई है। रैली को मजहबी जलसा करार दिया गया, लेकिन मकसद आतंकियों की नई भर्ती थी। खास बात यह है कि इस जलसे में जैश का बड़ा कमांडर और हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद मौजूद था। आप जरा मंच का वीडियो देखिए। इलियास कश्मीरी की सिक्योरिटी में बंदूक लेकर गार्ड्स खड़े हैं, जिनमें कुछ के चेहरों पर नकाब था जो जैश के आतंकी थे और कुछ पाकिस्तानी फौज और पुलिस की वर्दी में भी हैं। यानी फौज और पुलिस भी इस आतंकी भर्ती रैली को सुरक्षा दे रही थी। रैली में मोस्ट वांटेड आतंकी इलियास कश्मीरी ने अपने तकरीरों में कैसे जहर उगला, एक बार जरा ये सुनिए। फेफड़ों में हवा भरकर फुफकारता ये वही आतंकी है जिसके जहरीले सपोलों ने हिंदुस्तान की जमीन को कई दफा बेगुनाहों के लहू से लाल किया है। ज्यादा दिन नहीं बीते, बामुश्किलात 4 दिन हुए हैं, जब यही आतंकी अपने माई बाप मसूद अजहर के खानदान का मर्सिया पड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के 5 महीने बाद आतंकवादी मसूद अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने खुलासा किया कि अजहर का परिवार टुकड़ों में बंट गया था। मसूद अजहर का करीबी इलियास कश्मीरी जैश में नए आतंकियों की भर्ती का प्रमुख है। एनआईए की लिस्ट में इलियास भी टॉप वांटेड है, लिहाजा इसकी करतूतों की कुंडली भी जान लीजिए। आतंकी इलियास कश्मीरी 1964 में पीओके के रावलकोट मेव में पैदा हुआ था। साल 2001 में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ। 2018 में सुंजवा आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड भी इलियास कश्मीरी ही था। जैश और लश्कर का जॉइंट ग्रुप PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट भी इलियास कश्मीरी ही चलाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी भर्ती को लेकर हुए जलसे में इलियास कश्मीरी ने जमकर जहर उगला। कबूल किया कि दिल्ली से लेकर मुंबई और देश के कई इलाकों में आतंकी वारदातों में मसूद के इसी संपोले का हाथ था, जिनका ठिकाना पाकिस्तान अब खैबर पख्तूनख्वा में बना रहा है। सवाल ये कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों के लिए इसी इलाके को क्यों चुना, तो जवाब ऐसे समझिए। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जांबाजों ने पीओके से लेकर पाकिस्तान के कई किलोमीटर भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसमें बहावलपुर में जैश का टेरर हेडक्वार्टर से लेकर
पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों के ठिकाने शामिल थे। 4 दशक के दौरान हिजबुल का चीफ आतंकी सैयद सलाहुद्दीन पीओके के मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बरसे बारूद के बाद से ही सलाहुद्दीन के शागिर्द बिलों में दुबके हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी जान चुके हैं कि पीओके ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में कभी भी बारूद बरस सकता है। भारतीय मिसाइलों की रेंज से बचना नामुमकिन है। वही खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका है जो दशकों तक तालिबान का गढ़ रहा है। तालिबान के खौफ से पाकिस्तान की फौज खैबर पख्तूनख्वा में घुसने से भी डरती है। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की भौगोलिक स्थिति आतंकियों के लिए महफूज पनाहगाह मानी जाती है। आतंकियों की ट्रेनिंग और छिपने के लिए यहाँ कई ठिकाने हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा है। इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान की आतंकी जमात इस इलाके में नया ठिकाना बनाना चाह रही है। यह इलाका टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान का गढ़ कहा जाता है। वहीं टीटीपी जो इस्लामाबाद पर कब्जे की तैयारी में है। हालात ये हैं कि यहां आतंकी सरेआम खुलेआम बाजारों में घूमते दिख जाते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान यहां कई ऐसे ठिकाने बनाए गए थे जिन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं था। कहने को खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा है, लेकिन टीटीपी के खौफ से पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द यहां पैर तक नहीं रखना चाहते और जो भी पहुंचते हैं उन्हें तालिबानी कब्रिस्तान भेजने में जरा भी देर नहीं करते। यही सोचकर शाहबाज एंड मुनीर कंपनी अपने संपोलों को अफगान बॉर्डर पर शिफ्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्द कहीं भी छिप जाएं, धरती के किसी भी कोने में ठिकाना क्यों ना बना लें, ब्रह्मोस से बचना नामुमकिन है, जिसके खौफ में शरीफ से लेकर जरदारी खानदान अब तक आंसू बहा रहा है। बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बात कही थी, जिसे लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हुई। वैसे भी जिन्ना का मुल्क बेशर्म और बेगैरत है, लिहाजा सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि रात को ही क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। भारत की यही भलमन साहत थी, लेकिन पाकिस्तान मक्कार और आतंकी मुल्क है। यही वजह है कि पहले बहावलपुर में मसूद अजहर के खानदान की कब्रगाह बन चुके जैश के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए, और अब मसूद ही नहीं बल्कि हाफिज से लेकर सलाहुद्दीन तक को अफगानिस्तान की सरहद के पास नए ठिकाने मुहैया करवाए जा रहे हैं। लेकिन पड़ोस के आतंकी मुल्क ने अगर अब गुस्ताखी की तो खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं बचेगा। आपने देखा, जिस बिलावल को आधी रात के ऑपरेशन से ऐतराज था, उसे भी जवाब मिल गया। डींग हाँकने वाले असीम मुनीर को भी सख्त संदेश दिया गया। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसकी एक एक तस्वीर को देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हुई। पाकिस्तान कभी अमेरिका की तरफ देखने को मजबूर होगा, कभी चीन की तरफ, लेकिन अभी जो हाल में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना है वो कतई पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को यहां तक कबूल करना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर को डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया, बल्कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने वो ऑपरेशन रोका था। ताबड़तोड़ धमाके और आतंकी ठिकाने धुआं धुआं। पीओके में मिसाइल गिरी, मुरीद के तबाह हुआ, बहावलपुर में मसूद का ठिकाना बर्बाद हुआ। ऐसा ही हुआ था 7 मई को, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब हिंद के जाबांजों के शौर्य और पराक्रम ने पड़ोस के आतंकी मुल्क के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, रहम की भीख मांगी, तब जाकर बारूद बरसना रुका। सवाल यह है
कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है। कम से कम पाकिस्तानी तो यही मानकर चल रहे हैं। कराची के चौराहों से लेकर मुल्तान के मोहल्लों तक ऐसी ही खौफ की दास्तानें सुनाई जा रही हैं। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा। प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर थे। भावनगर की रैली में आत्मनिर्भर भारत का नारा एक बार फिर बुलंद किया। दूसरों पर विदेशी निर्भरता को सबसे बड़ा दुश्मन बताया और इसी से मानवता के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार पाकिस्तान भूला नहीं है। अब तो तेजस का तेज और बढ़ने वाला है। जान लीजिए कि भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में तेजस फाइटर्स जेट के शामिल होने की बड़ी तैयारी की जा रही है। 2031 तक एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने का प्लान है। इसमें 173 सिंगल सीटर तेजस MK-1A फाइटर्स और 47 डबल सीट वाले तेजस ट्रेनर्स भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि एयरफोर्स की ये पहल आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा है। अगस्त में ही रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A फाइटर्स खरीद को मंजूरी दी थी। ये डील करीब 66,000 करोड़ रुपए की होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में HAL को भारतीय वायुसेना से 18 ट्विन सीटर विमानों का ऑर्डर मिला था। 2026-27 तक 18 तेजस विमानों की सप्लाई का वादा किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के नए जंगी बेड़े में 11 स्क्वाड्रन्स को शामिल करने की तैयारी है, जिसमें हर एक में करीब 20 फाइटर जेट शामिल होंगे। माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A और 114 स्वदेशी राफेल से भारतीय वायुसेना की ताकत 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। पूरी तरह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत साल 1983 में तेजस का निर्माण शुरू हुआ। तेजस ने 4 जनवरी 2001 को पहली बार उड़ान भरी। साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था। तेजस को एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी ने डिजाइन किया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया। तेजस ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। सभी हथियार के साथ इसका वजन 13.5 टन है। बीते कई सालों में भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए काम कर रहा है। यही वजह है कि एक दौर में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार भारत अब दुनिया में कई देशों को हथियार बेच रहा है। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी। लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है, जिसे देश और दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जब देश के जाबाजों ने अपने ही बनाए हथियार जैसे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और D4 ड्रोन रोधी प्रणाली का इस्तेमाल किया। इन हथियारों ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि ये दिखाया कि हिंदुस्तान अब जंग में किसी पर निर्भर नहीं है।
2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया जाए। ये मुमकिन भी हो सकता है क्योंकि मेक इन इंडिया के चलते भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर उभरता वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी गई। नतीजा ये रहा कि ब्रह्मोस जैसा ताकतवर कवच देश के पास है, जिसके जिक्र भर से ही पाकिस्तानी खौफ खाने लगते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का असर इतना बड़ा था कि पाकिस्तान के सियासतदान, हुक्मरान से लेकर खुद आतंकी भी सच बोलने लगे हैं। जैश ए मोहम्मद के इलियास कश्मीरी के बाद लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी भी ये मान चुका है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का निशाना चूक था और उनके आतंकी कैंप मलबे में बदल गए। यही हिंदुस्तान की ताकत है, जिससे आतंकी मुल्क की नींद उड़ी हुई है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.